नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मई 2019 में आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दूसरे काल को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि केंद्र की सत्ता में अपने 7 साल पूरे होने पर जश्न नहीं मनाया जाएगा। हालांकि इस मौके पर पार्टी आलाकमान ने अपने सांसद और विधायकों से कहा है कि 2 गांव का दौरा करें। वहीं पर बीजेपी शासित प्रदेशों को आदेश दिया गया है कि वो कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए योजना तैयार करें। आपको ये भी बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं को 30 मई से लोगों की मदद के लिए अभियान चलाने का आदेश यहां पर दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जो योजना तैयार की गई है, उसके मुताबिक पार्टी नेता 30 मई को 1 लाख गांवों का दौरा करेंगे। से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से ये फैसला उनकी ओर से लिया गया है कि जश्न कोई भी यहाँ पर नहीं मनाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि इस बार भी कोरोना काल की वजह से भारतीय जनता पार्टी के 7 साल पूरे होने पर कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा, किसी तरीके का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित नहीं किया जाएगा। तो साल 2020 की अगर बात करें तो उस दौरान भी कोरोना की वजह से तमाम कार्यक्रम फीके नजर आए थे। उस बार भी कोरोना में मरने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए, या कह सकते हैं जिस तरीके से महामारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से फैसला लिया गया था कि कोई भी कार्यक्रम या किसी भी तरह का जश्न जो है वो आज के दिन नहीं मनाया जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि साल 2021 की शुरुआत के साथ जिस तरीके से वैक्सीन की खबर निकलकर सामने आई थी, तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि साल 2021 जो है वो अच्छा बीतता हुआ नजर आएगा। साल 2020 के कंपैरिजन में जिस तरीके से लोगों को अपनों को खोना पड़ा था, कोरोना महामारी में काफी लोगों को परेशान होना पड़ा था, तमाम काम धंधे जो पूरी तरीके से बंद हो गए थे, उम्मीद थी कि साल 2021 में सब कुछ उसके विपरीत और पहले की तरह, यानी कि साल 2019 की तरह धीरे धीरे पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। लेकिन साल 2021 की शुरुआत कह सकते हैं अच्छी रही है, लेकिन उसके बाद में फेब के अंत तक धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर यहां पर देखने को मिली और उसके बाद से लगातार कोरोना की महामारी जो है वो पूरे देश को अपने जाल में जकड़ती हुई चली गई। उसी को लेके कह सकते हैं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी को 7 साल पूरे हो रहे हैं सरकार में रहते हुए, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें, कोरोना जो बढ़ रहा है उसको लेकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से ये फरमान जारी किया गया है, या कह सकते हैं कि उनकी ओर से ये अपील की गई है कि तमाम सांसद और विधायक जो है, स्पेशली उस राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो वो विधायक और सांसद 2-2 गांव का दौरा करते हुए नजर आए। 2 गांव वो अपने आसपास के जो एरियाज हैं उनमें जाके वहां पर वो देखे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी केंद्र में कामकाज किया गया है उसके बारे में बताएं, और साथ ही कोरोना की जो स्थिति फिलहाल वर्तमान में बनी हुई है उसको भी लेकर वहां पर लोगों के पास जाकर बातचीत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई साल 2020 की बात करें तो वहां पर भी कोरोना काल की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी फंक्शन नहीं किया गया था, किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया गया था, और उसी तरीके से कह सकते हैं कि आज का दिन जो है, आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से यह अपील की गई है, यह आग्रह किया गया है लोगों से कि किसी भी तरीके का जश्न वो ना मनाए। देखिए प्रीति, केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा दिवस के रूप में मना रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया गया है कि आज के दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए और तमाम सेवा कार्य किए जाएं, खिदमत के कार्य किए जाएं और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक भारतीय जनता पार्टी मदद पहुंचाए। इसी के तहत कार्यक्रम तय किया गया है कि 1 लाख गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
मदद पहुंचाएंगे, सेवा कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात है, कोरोना एक त्रासदी बनकर पूरे विश्व के सामने आया, ऐसे में उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज का कार्यक्रम यह तय किया है कि 1 लाख गांवों में जो राहत सामग्री है कोरोना से निपटने के लिए, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर्स हो, चाहे ऑक्सीमीटर्स हो या अन्य कोई सामग्रियां हो, वो पहुंचाई जाए, जिससे कि कोरोना जो विकराल रूप देश में ले चुका है उससे कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सेवा ही संगठन अभियान के तहत सेवा कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें भोजन पैकेट्स के वितरण करना हो, राशन सामग्री उपलब्ध करवाना हो, काढ़ा वितरण करना हो, ये तमाम कार्य किए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की जा सके, इसके लिए पार्टी ने ये रूपरेखा तय की है कि हर सांसद को, विधायक को, मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में 2 गांवों का दौरा करना होगा और वहां पर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाना होगा, क्योंकि प्रति 1 लाख गांवों तक पहुंच बनाना कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इसके लिए अगर सेवा कार्यों को चिन्हित किया गया है तो एक एक गांव तक पहुंच बनाई जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रूपरेखा तैयार की है। हालांकि कोरोना एक बड़ा संकट है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य तो करेगी लेकिन जश्न नहीं मना पाएगी। जो जश्न भारतीय जनता पार्टी 2020 से पहले बनाया करती थी वो 2020 में भी रोक दिया था, क्योंकि कोरोना एक संकट था और 2021 में बड़ा संकट बनकर कोरोना उभरा है। ऐसे में सेवा कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख इख्तियार किया कि सेवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, लेकिन बड़े जश्न नहीं होंगे, बड़े जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे वो नहीं हो पाएंगे। प्रीति, बिल्कुल लखवीर, पिछले काफी सालों से कह सकते हैं आप भी लगातार लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 7 साल आज पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उपलब्धियों की हम बात करें कि क्या कुछ उपलब्धियां अब तक 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हासिल की गई है? देखिए प्रीति, 7 साल का कार्यकाल कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं होता है। 7 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो ये 7 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत भी बनकर उभरे, तो वहीं मजबूती भी मिली है, क्योंकि कई ऐसे सराहनीय अनुकरणीय फैसले देश की जनता को के सामने आए जो वाकई में सराहनीय थे। चाहे अनुच्छेद 370 हटाने का मामला हो, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मामला हो, भव्य राम मंदिर निर्माण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का मामला हो, किसानों को किसान निधि देने का मामला हो, सीएए एनआरसी जैसे कानून की राह प्रशंसा करने का मामला हो, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का मामला हो, प्रधानमंत्रियों की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो वाकई में सराहनीय है। इसके साथ ही मुसीबत की अगर बात की जाए प्रीति, तो पहले कार्यकाल में जनता ने बखूबी बहुत सराहना की हो, लेकिन जो 2 साल का कार्यकाल फिलहाल बना हुआ है इसमें आलोचना करते भी आमजन नहीं थकते हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना इस कदर उपजी कि विश्व पटल पर तो इसकी जो जितने भी देश थे वो अर्थव्यवस्था से, आर्थिक संकट से उभरे ही थे, जूझे ही थे। लेकिन भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसके सामने भी कई प्रकार के संकट आए और यही कारण रहा कि देश की सरकार के मद्देनजर भी कई आलोचनाएं और मुसीबतों का शिकार उन्हें होना पड़ा और देश की जनता कहीं ना कहीं इस 1 साल का जो कार्यकाल 2020 से लेकर 21 का कोरोना का रहा उससे कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड भी नजर आई। हालांकि देश की सरकार ने बहुत अनुकरणीय फैसले करने की कोशिश करी, हालांकि अव्यवस्थाएं हुई प्रीति, लेकिन सबसे बड़ी बात है 135 करोड़ की जनताओं का देश है, 135 करोड़ की आबादी यहाँ रहती है, तो उसको इस मिसमैनेजमेंट हुआ, अव्यवस्थाएं हुई। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव करवाना, इतने बड़े लोगों तक मजबूती पीएम केयर फंड का पैसा मौजूद करवाना, आर्थिक सहायता देना, तो फैसले बिल्कुल लखवीर, कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि 7 साल का कार्यकाल काफी बड़ा कार्यकाल होता है और इस तरीके से बैठकर इतनी इजीली कह सकते हैं कि इतने कम टाइम में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत यहां पर नहीं कर सकते हैं। सही कहा आपकी ओर से, साथ ही बहुत सारे फैसले केंद्र सरकार की ओर से ऐसे भी लिए गए हैं जो आमजन के हित में रहे हैं, तो बहुत सारे फैसले ऐसे भी हैं जिनका आमजन विरोध करता हुआ भी नजर आया है। लखवीर, दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आपको बता दें यूपी से हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार शेखर आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। धन्यवाद जी शेखर सर, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ चंद्रसेन जुड़ गए हैं। चंद्रसेन, जिस तरीके से कह सकते हैं कि अभी लखवीर ने भी बताया कि सेवा दिवस के रूप में लगातार आज तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, अगर हम यूपी की बात करें तो आज के दिन क्या कुछ खास वहां पर रहने वाला है?
तो प्रीति 7 साल पूरे हुए हैं सरकार को, और देखा जाए तो कोरोना को मद्देनजर देखते हुए पिछले साल भी ये जो किसी तरह का जश्न नहीं हो पाया था और ये मामला बहुत फीका रहा था। लेकिन इस बार भी कोरोना की महामारी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किसी भी तरीके का जश्न नहीं होगा, सेवा दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। और अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो लगभग 23,300 गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता सेवा कार्य करेंगे। और पार्टी ने ये कहा है कि बीजेपी के सांसद, विधायक, एमएलसी या जितने भी लोग हैं वो जाकर के नगरीय निकाय अध्यक्ष से संपर्क करेंगे और उन लोगों के तहत सेवा अभियान चलाया जाएगा। देखिए, सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद भी लोगों से बात करेंगे और सीतापुर के एक गांव है गुरेपारा, वहां ग्रामीणों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव, उनको गोपालपुर व विवेकानंदपुरी में भी संवाद करेंगे। पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, वो भी ज्योति प्रसाद वार्ड में संवाद करेंगे। और दोनों ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी ये कहा गया कि गांव में जाकर के लोगों से बात करेंगे। और केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उनको अमेठी का एक जरौटा गांव है, वहां पर जाकर बात करेंगे। कुल मिलाकर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसको दूसरी जगह मिली है, इसको देखते हुए ये सबसे अहम भी माना जा रहा था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन तक लोग पहुंचे, गांव के लोगों तक पहुंचे और 7 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं जनता के लिए वो लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पकड़ बनाएं। क्योंकि देखिए, अगले साल इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, इसको लेते हुए बहुत जरूरी है कि यहाँ के जो बड़े नेता हैं वो नीचे स्तर, बूथ स्तर पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं से मिले और लोगों से मिले और पार्टी ने जो 7 साल में कार्य किए हैं उनकी उपलब्धियों को वो गिनाएं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर चंद्रसेन, आपकी ओर से सही कहा गया कि लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह सकते हैं कि जश्न का माहौल जो देखने को मिलता है वो इस बार कोरोना काल की वजह से देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड से विशाल गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल और माफ कीजिएगा शेखर सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान और सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर सर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई 7 साल आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे हो गए हैं, तमाम उपलब्धियां यहां पर हासिल की गई है, तो बहुत सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे भी लिए गए हैं जिनका लोग जो है वो अभी तक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे 7 साल भारतीय जनता पार्टी के कैसे देखते हैं आप? देखिए, 7 साल भारतीय जनता पार्टी के जो बीते हैं उसको आप 2 हिस्सों में देखिए। एक तो बीते 6 महीने और उससे पहले का 6.5 साल का कार्यकाल। तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार चली है उसने देश में किस तरीके से काम किया है। 2014 से 19 तक के जो कार्यकाल के फैसले थे और जो उसका इम्पैक्ट था वो उससे साबित होता है कि 2019 में पहले से कहीं ज्यादा बड़ी मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार वापस आती है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और उसके बाद 2019 से लेकर के और अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये समझ में आता है कि अगर कोरोना काल का जो पिछले साल की लहर थी यानी 2020 की जो लहर थी उससे अगर हम 21 की तुलना करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि उस तरीके की स्थिति केंद्र सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिली जैसा 2020 में स्थिति थी। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि 2020 में केंद्र ने जो इनिशिएटिव लिया था वो एक वैश्विक महामारी के उस प्रकोप के चलते लिया था जिसमें दुनिया को रास्ता नहीं पता था। उस समय हिंदुस्तान के राज्यों को, हिंदुस्तान के राज्य के मुख्यमंत्रियों को, वहां की सरकारों को नरेंद्र मोदी की तरफ से एक रास्ता दिखाया गया। क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है, इसलिए एक समय पर जब स्थिति संभली, पहली लहर का प्रकोप कम हुआ, मामले कम हुए, तो राज्यों से कहा गया कि आप आगे की व्यवस्था बनाएं। सिर्फ इतना ही नहीं है प्रीति, आप इस बात का भी अंदाजा रखें कि जनवरी फरवरी में जो बजट आया है उसमें 514 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा तक आवंटित कर दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को। और राज्यों से कह दिया गया था कि आप अपने अपने उन जिलों में, देश भर में 514 जिलों में ये आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए। लेकिन राज्य सरकारें ये तय ही नहीं कर पाएं कि ठेका किसको दिया जाए, लगवाया किस कंपनी से जाए, वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार जितनी दूर तक सोच लेती है उतना करने का मादा राज्य सरकारों में नहीं है, जिसका नतीजा ये
दूसरी लहर के दौरान हमें देखने को मिला है। इसमें भी दो राय नहीं है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व या नेता इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसके कहने पर थाली बजाने लगे, लोग उसके कहने पर दिया बाती जलाने लगे, बिल्कुल, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कुछ ऐसी हो जाती है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी भी उसकी बनती है और उसको लेना चाहिए। और उसका जो अफसोस है वो बीते दिनों हमने प्रधानमंत्री के चेहरे पर, उनके वाणी में देखा भी है, लेकिन जो बीत गया है उसको बदल नहीं सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल के अगर हम कंपैरिजन करें उससे पहले के 5 सालों से, तो वाकई ही इस तरह की खबरें तमाम निकल के सामने आई, या कह सकते हैं सर्वे निकलकर सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो पहले के कंपैरिजन में अब धीरे धीरे धूमिल होती हुई नजर आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी मान सकते हैं जिस तरीके से कोरोना लगातार देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं। देखिए प्रीति, कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सर्वे होते हैं या जो मीडिया हाउसेज भी हैं, इसको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आखिर आप नौकरी कर रही हैं, मैं पत्रकार हूं, बहुत सारे और लोग हैं, इनको सैलरी भी देनी होती है। संस्थान को चलाना कोई बच्चों के खेल नहीं है। इसके लिए एक मॉनिटरी सिस्टम होता है और मीडिया भी बाजार से प्रभावित है, इस बात को समझिए। जो विपक्ष है वो अपनी तरह से जब विज्ञापन देता है, फंडिंग करता है, तो उसके बाद जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ती हैं। तो कई बार जो सर्वे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष होते हैं। कई बार इसी तरीके से जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऐसी नहीं होती हैं कि उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर लिया जाए। पत्रकार ही पत्रकार की, एक पत्रकार एक रिपोर्ट को फाइल करता है, दूसरा उसकी रिपोर्ट को काटता है, या दूसरा संस्थान उस रिपोर्ट को काटता है। तो ये स्थिति है। आप जिस जगह की बात कर रही हैं, जिस विषय में आ रही हैं आप, उसमें आप ये समझिए कि कुछ संस्थान है, जैसे पश्चिम बंगाल की एक मीडिया हाउस है आनंद बाजार पत्रिका, उनका एक टेलीविजन चैनल भी है। हाँ, तो अब उस चैनल में दिखाया गया कि पीएम की लोकप्रियता घट रही है। जैसे ही आप ये समझ में आएगा आपको कि ये इसका मालिक पश्चिम बंगाल में बैठा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के मतलब आपदा राहत के तो उसमें मीटिंग में भी नहीं जाती हैं और उसके बाद राजनीति, तो आप समझ जाएंगे कि इस चैनल पे जो सर्वे चल रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। इसी तरीके से बाकी मीडिया हाउसेस पर भी अलग अलग प्रकारांतर में चीजें लागू होंगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। उत्तराखंड से विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के 7 साल आज पूरे हो गए हैं। पिछले साल की बात करें तो कोरोना की वजह से, और इस साल भी कोरोना की वजह से तमाम कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किए जाते थे वो इस बार आयोजित नहीं किए जा रहे, लेकिन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा कार्य के रूप में आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ खास? साल पूरे हो चुके हैं और दूसरी योजना के साल पूरे हो चुके हैं और दूसरी योजना के मतलब 2 साल पूरे हो जाने के जश्न होना था, बड़ा जश्न होना था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड का समय है तो ऐसे में सभी को ये कहा गया है कि किसी भी तरह के जश्न यहाँ पर ना मनाया जाए क्योंकि कोविड के नियमों का उल्लंघन होगा। ऐसे में हम देख रहे हैं कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मदन कौशिक और प्रदेश के जो प्रभारी है दुष्यंत कुमार गौतम जी, आज वो अलग अलग गाँव के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर वो रुड़की में जाएंगे, रुड़की के भगवानपुर में वो एक गाँव में जाएंगे, साथ ही वो हरिद्वार और ऋषिकेश के गाँव में भी जाकर के लोगों की सेवा करने का जो बेड़ा है उसको उठाएंगे। और साथ ही हम देखने में नजर आएगा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जो कि लगातार गांव का दौरा पहले से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि जो प्रदेश सरकार है उसने प्रण लिया है कि सेवा ही संगठन नाम का जो अभियान है उसको आगे और बढ़ाया जाए और लगातार उसके तहत कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी को निर्देशित कर दिया गया था कि सभी जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, चाहे वो अध्यक्ष महामंत्री हों, जो भी हों, वो तमाम जिलों में जाएंगे, जिलों का दौरा करेंगे और आसपास के जो गांव हैं, जो पीड़ित गांव हैं जिनमें कोरोना की महामारी से बहुत नुकसान भी हुआ है और जो लोगों को आर्थिक या फिर किसी भी तरह की जो सहायता की जरूरत है तो वो भी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सभी को निर्देशित भी कर दिया है और ऐसे में प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष भी खुद यहाँ से निकल चुके हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी लगातार वो जिलों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कल वो उत्तरकाशी में थे, आज वो अल्मोड़ा में भी सेवा सप्ताह के रूप में भी देख रहे हैं इसको। और लगातार वो कोविड के मरीजों के में भी के साथ भी जा रहे हैं, कोविड किट पहन करके उनका हालचाल जान रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, डॉक्टरों को जो है वो सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप प्रदेश के लिए बड़े ज़रूरी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब संगठन जो है वो लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि सेवा के रूप में इसको हम मनाएंगे और 7 साल की जो खुशी है उसको बाकी ऐसे लोगों के साथ बांटेंगे। जी ठीक है विशाल, दोबारा आपका रुख करेंगे। डॉक्टर चंद्रसेन आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार विशाल ने भी बताया कि सेवा दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, तमाम कार्यक्रम जो है वो सेवा दिवस को लेकर यहाँ पर जगह जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है कि सांसद और विधायकों को 2-2 गांव का आज के दिन दौरा करना है और जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार कामकाज कर रही है उसकी रीति नीति वहां पर बताई जाए और साथ ही कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी यहां पर सांसदों और विधायकों को दौरा करने के लिए कहा गया है। क्योंकि देखिए एक संकट का समय है और जिस तरीके का जश्न होना चाहिए था वो पिछले साल भी नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना था और इस साल भी नहीं हो पाया। इसको सेवा दिवस के रूप में मनाने और दूसरा लोगों को गांव तक जन जन तक पहुंचना कि गांव की स्थिति बड़ी खराब रही है, इसी को लेकर के लगभग 50,000 कार्यकर्ता जो है वो रक्तदान भी करेंगे। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो जो बीजेपी शासित राज्य है और वहां पर जो कोरोना महामारी में जो अनाथ बच्चे हो गए उनके पुनर्वास के लिए भी विशेष योजना चलाने की बात हुई और उसको दिया भी। देखिए ये मौका ऐसा है कि पूरी एक तरफ से संकट है ये जिस तरीके का है और जिस तरीके से सरकार लोगों तक पहुंच रही है तो बहुत ही लोकप्रिय सरकार रही है। अगर बात 2014 की करें तो स्पष्ट बहुमत मिला था बीजेपी को, 282 सीट मिली थी और 5 साल बाद देखिए 2019 में सरकार को जो भारतीय जनता को बहुत ताकत दी, 303 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीयों ने कितना भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर और उसको 2 बार ये मौका मिला कि वो सरकार बनाए। अब इसी चीज को लेकर जैसे शेखर जी भी कह रहे थे कि पिछले 6 महीनों का अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन इतना बड़ा संकट था जो पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा था। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि जिस तरीके से सरकार या केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, जिस तरीके से साधन और संसाधन जुटाए गए वो बहुत आसान नहीं थे। 135 करोड़ की संख्या है हमारी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितनी जनसंख्या उस लिहाज से तैयारियां करनी होती है। विपक्ष का तो काम होता है कि सरकार की आलोचना करना, लेकिन जिस तरीके से संकट था, जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, जिस तरीके से आगे आई है, जो संसाधन जुटाए गए उसका साफ साफ असर भी देखा जा रहा है कि कोरोना के मरीज किस तरीके से घटे हुए हैं, किस तरीके से उनपे बिल्कुल डॉक्टर चंद्रसेन, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें केंद्र सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह सकते हैं कि जश्न का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा, लेकिन साथ ही सेवा कार्य के रूप में तमाम कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किए जा रहे हैं। लखवीर, आपके पास जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि देश के तमाम राज्य ऐसे हैं, स्पेशली कह सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्य जो है वहां पर लगातार सेवा कार्य के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आज के दिन क्या कुछ खास रहेगा? देखिए प्रीति, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन अभियान चला रही है। प्रदेश इकाई की अगर बात की जाए तो पिछले लॉकडाउन के समय जो राजस्थान भाजपा इकाई ने सेवा कार्य किए थे उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेहद ही सराहना की थी, क्योंकि प्रदेश भाजपा ने जो भी सेवा कार्य किए थे वो बेहद ही सराहनीय और उल्लेखनीय थे। आज की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो सेवा ही संगठन 2.0 भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल से ही प्रदेश में चला रही है। कई उल्लेखनीय काम भी हुए, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे प्लाज्मा डोनेशन की बात हो, चाहे आमजन को चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया करवाने की बात हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में एक हेल्पलाइन नंबर भी आमजन तक दिया था, जिसके तहत चिकित्सकीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा था। वहां पर डॉक्टर्स उपलब्ध थे जो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती थी तो उससे अवगत करवाते थे। और सबसे बड़ी बात है, मरीजों को बेड दिलवाना, ऑक्सीजन दिलवाना, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाना,
ऑक्सीजन तक की व्यवस्था अपने घर तक करवाना, इस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई ने की। और जब असाइनमेंट दिया गया कि सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में आमजन तक उपलब्धियां को प्रसारित किया जाए, कोरोना में जिस प्रकार से आमजन ग्रसित है, ऐसे में निपटने के लिए क्या कुछ राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती है, सेवा कार्य किए जा सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्र में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में बेहद ही सराहनीय काम राजस्थान भाजपा इकाई कर रही है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि संगठन संरचना की बात की जाए तो सतीश पूनिया ने जिस प्रकार से काम पिछले 2 साल में किया है वो बेहद ही उल्लेखनीय था, और इसी का कारण रहा कि आज सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सेवा कार्य किए, राजेंद्र राठौड़ ने सेवा कार्य किए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सेवा कार्य किए, खुद सतीश पूनिया अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के दौरे पर हैं जहां पर वो सेवा कार्य कर रहे हैं। और संगठन मंत्री चंद्रशेखर मिश्रा की बात की जाए तो वो भी राजधानी जयपुर शहर में सेवा कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। प्रीति। बिल्कुल लखवीर, दोबारा आपका रुख करेंगे, साथ ही शेखर सर आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लखवीर ने भी बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो आज सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। 7 साल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से शुरुआत में लखवीर ने भी बताया था कि 7 साल का कार्यकाल इतना बड़ा होता है, तमाम काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए हैं जिन्हें यहाँ पर बैठकर कह सकते हैं कि 1-2 घंटे में उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि 7 साल का काफी लंबा कार्यकाल यहाँ पर शेखर सर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मामले हैं, जो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो आमजन के हित में भी लिए गए हैं, स्पेशली अगर हम राम मंदिर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं को इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वाकई ही राम मंदिर जो है उसकी नींव यहां पर रखी जाएगी। कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ा गया है। साथ ही अगर बात करें उज्ज्वला योजना, तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो वाकई भारतीय जनता पार्टी की ओर से अच्छी तरीके से कामकाज उनका किया गया है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी है, जैसे जीडीपी की बात करें, नोटबंदी की बात करें, या बात करें पड़ोसी देशों से संबंध जो है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि और अच्छे कामकाज किए गए हैं, तो कुछ ऐसे भी है जिनको लेकर जनता अभी तक विरोध कर रही है। शेखर जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी 2014 में, उसके बाद पहले ही भाषण में उन्होंने देश के सामने 2 बातें कही थी। एक तो उन्होंने कहा था कि कुछ फैसले आपको ऐसे लगेंगे जो तत्काल राहत देने वाले होंगे और वो तेजी से लिए जाने वाले फैसले होंगे जो आपको एक बदलाव की तरफ ले चलेंगे। दूसरा, कुछ फैसले ऐसे होंगे जिनको समय के साथ लिया जाएगा और वो दूरगामी परिणाम देंगे। इन दोनों चीजों को जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि भाई आप अपनी सब्सिडी छोड़िए। अपनी सब्सिडी छोड़ने के बाद उसका फायदा किसी गरीब को दिया गया। इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग तरीके से, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। दूसरी तरफ, जैसे आपने कहा, फॉरेन पॉलिसी, भारत सरकार ने इस समय, या मोदी सरकार ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, उसी का नतीजा रहा कि दुनिया भर के लोगों ने मदद भेजना शुरू किया अभी जब कोरोना की दूसरी लहर थी। वरना पिछले 7 साल में आप अपनी याद से बताइए कि कब ऐसी स्थिति आई जब भारत सरकार ने विदेशों से मदद ली हो। हकीकत यह है कि पिछले 7 सालों में विदेशों को मदद दी गई है। यहाँ तक कि जो हमारे देश में वैक्सीन तैयार हुई वो भी दूसरे देशों को दी गई, और जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो दुनिया ने हमारी मदद की। ये 2 चीजें। तो इस तरीके से आपने जैसे जीडीपी का जिक्र किया, आप खुद सोचिए कि 2020 हो या 2021, दोनों ही समय पर जब उद्योग धंधे, व्यापार वगैरह सब चौपट हो गया है, जब दुकानें खुली नहीं रही हैं, मनी रोटेशन हो ही नहीं रहा है, तो आप कितना भी पैसा पंप कर दें, कितनी भी चीजों को कर दें, तो उस तरीके की स्थिति आपको नहीं नजर आएगी जैसा आपको 2019 या 2020 में लॉकडाउन से पहले नजर आता था। तो ये केवल अपने देश में नहीं है, ये वैश्विक स्थिति है। दूसरा, कई चीजों का कंपैरिजन हमें यूं भी करना चाहिए। जैसे मैं देख रहा था, अभी ये रिपोर्ट्स आने लगी कि भारत में तो सिर्फ 2% वैक्सीनेशन हुआ है, भारत में तो सिर्फ 3% वैक्सीनेशन हुआ है, अमेरिका में 50% हो गया, स्पेन में इतना हो गया। तो भाई, आप जब फीसद में जा रहे हैं तो आप देशों की जनसंख्या भी दीजिए। 135 करोड़ का जहां देश है, अगर वहां 20 करोड़ लोगों को लग जाएगी तो भी 10% नहीं छुएगा। और जो देश
जिसकी कुल जनसंख्या ही 20 करोड़ 22 करोड़ है। बिल्कुल शेखर सर, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम अच्छे फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी का जिक्र यहाँ पर करें, नोटबंदी को लेकर जो बातें कही गई थी कि वाकई काला धन जो है वो यहाँ पर वापस आ जाएगा, या कह सकते हैं कि आतंकवाद पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था कि आतंकवाद जैसी गतिविधियां जो वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। आप नोटबंदी की बात करें तो इसका भी पहलू मैं बता दूं, प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है उनके राजनीतिक जीवन के आधार पर तो दिया ही गया है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, अब ये रिपोर्ट मीडिया में भी आ चुकी हैं, प्रणब मुखर्जी इन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जब देश में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक ही सीरीज के 4 नोट छपवाए थे रिजर्व बैंक से या टकसाल से, और वो जो पैसा निकला था मतलब एक ही सीरीज का 4 नोट चल रहा है मार्केट में। आप सोचिए किस तरीके का स्थिति बनी हुई। तो 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद किए गए प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका इम्पैक्ट अगर आपको लगता है कि नहीं पड़ा तो ये गलत है। लोग लाइन में लगे, लोगों के पास कुछ समय के लिए दिक्कत आई, ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई जगहों से खबरें आ जाती हैं कि बोरों में भरे हुए नोट नाले में बहा दिए गए या जला दिए गए। आप बताइए, आपकी जेब से अगर 5 या 10 रुपए का नोट गिर जाता है तो हमें आपको अफसोस होता है, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई है। जिन लोगों ने काला धन रखा हुआ था वो बोरों में उस दौर में भी बहाया, आज भी वो जला रहे हैं या बहा रहे हैं। तो ये इस बात को समझना होगा देश को कि कहां से कहां क्या क्यों किया गया। सरकार कोई फैसला लेती है तो ये फैसला संघ के कोई एजेंडे में नहीं था, ये फैसला कोई भारत सरकार सोच करके नहीं आई थी। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी जैसा राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी लीड देगा तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चुप भी नहीं बैठेगा, इस बात को समझना चाहिए। दूसरा, सरकार इस बात को खुलकर इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज का बहुत संयम होगा, भारत की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चंद्रसेन, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी शेखर सर से बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि वाकई तमाम फैसले ऐसे लिए गए हैं जो आमजन के हित में है, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे भी हैं जिनका लोग अभी तक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले 6 महीने से कोरोना जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ ही अभी जिक्र कर रहे थे राम मंदिर, 3 तलाक, और कह सकते हैं कि कश्मीर में जो धारा 370 हटाई थी, इसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से प्रमुखता से इसका जिक्र किया जाता है। कहीं पर भी अगर वो कह सकते हैं कि ये पूछा जाए सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 7 सालों में क्या कुछ कामकाज किया गया है, तो 3-4 ऐसे फैसले हैं जिनका जिक्र वो हमेशा करते हैं। लेकिन 6 महीने से जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मुसीबतें पूरे देश को झेलनी पड़ी है, उनका जिक्र वो यहां पर करते हुए नजर नहीं आते। चंद्रसेन, चंद्रसेन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लखवीर, आपके पास आऊं उससे पहले विशाल, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज के दिन आपने बताया कि सेवा कार्य के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आज के दिन को मना रहे हैं, साथ ही कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो तमाम कांग्रेस के नेता जो है उनकी ओर से इस बात का विरोध प्रदर्शन किया गया था कि आज ही के दिन कह सकते हैं कि क्यों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम कामकाज करते हुए नजर आ रही है। स्पेशली अगर गांवों की बात करें तो उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि आज ही के दिन तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है इसकी रोकथाम के लिए, या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है इसको प्रसारित करने के लिए। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देखते हुए भी नजर आ रहे थे कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी ने अपना टारगेट रखा सेवा ही संगठन, और इस कार्यक्रम को बड़ी तेजी से चलाया भी जा रहा है, और ये अभियान के तहत वो गाँव में भी जा रहे हैं, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, और ऐसे लोग जिनको सहायता की जरूरत है उनकी सहायता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है, भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि जो किसान है, जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सरकार क्यों नहीं सुन रही है। हालांकि क्योंकि वो भी अपने बच्चों को पालना चाह रहे हैं, अपने घर परिवार वालों के साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनकी सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों की सेवा तो आप करिए कि जो लोग गांव में हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको ज़रूरत है चीज़ों की, लेकिन ऐसे में उन लोगों की भी समस्या सुने जो कि अपने घरों से बाहर रह करके इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, और किसान अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जिसके तरीके से हम देख रहे हैं कि देश को चलाने के लिए अनाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ
कुछ खाएंगे नहीं तो क्या काम कैसे करेंगे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार सेवाई संगठन के रूप में बीजेपी लगातार काम तो करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस लगातार घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में भी टारगेट रखा गया है कि कोई बड़े जश्न यहाँ पर ना हो। उत्तराखंड में आज कोई बड़े जश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर प्रदेश प्रभारी हैं या फिर जो सांसद हैं वो अलग अलग गांव का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कह दिया था कि सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहां के जो गांव हैं उनको, जो दुरुस्त गांव हैं जहां पर व्यवस्थाओं की कमी है, जहां पर कोरोना तेजी से फैल रहा है, वहां पर जाकर के उनके लोगों की सहायता करें। उनको अगर किसी को हॉस्पिटल लेकर के जाना है तो उसकी सेवा करें, और अगर किसी व्यक्ति को दवाइयों की जरूरत पड़ रही है या किसी अन्य सामान की जरूरत पड़ रही है तो उसकी वो करें। और लगातार इस अभियान के तहत बीजेपी जो है वो लोगों से भी जुड़ने का काम कर रही है, और काफी बड़ी मात्रा में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के तमाम जिलों में या फिर तमाम ऐसे गांव हैं जो कि मदद की बिल्कुल प्रीति, क्योंकि राजनीति भी देखिए एक दौर है और 2022 का इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है। ऐसे में क्योंकि जो कार्य करेगा उसको इसका परिणाम भी मिलता हुआ नजर आएगा। अभी ऐसे में क्योंकि कांग्रेस की ओर से इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी लगातार चाहे वो सेवा ही संगठन के माध्यम से हो या फिर लगातार लोगों से जुड़ने का काम कर रही हो, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का काम कर रही है। हालांकि कुछ तकलीफें तो उनको भी उठानी पड़ रही है, लेकिन ऐसे में वो अपना मनोबल नहीं गिरा रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसका साफ तौर से फायदा देखा जा सकता है। 2022 में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी से लोगों को जुड़ने का जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जब हम परेशान हैं तब ऐसे में आकर के कोई व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है, तो लोग भी उस व्यक्ति से जुड़ना चाहेंगे जो उनकी एक्चुअल में मदद कर रहा है। और ऐसे दौर में जब हर आदमी और हर परिवार एक दूसरे से अलग होने को कगार पर है और हर कोई दूरियां बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अगर कोई आपकी सहायता करता हुआ नजर आ रहा है तो निश्चित रूप में इसका फायदा राजनीति में भी देखने को मिलेगा। और 2022 में भी देखा जा सकता है कि शायद बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर बैक करे। जी ठीक है, बिल्कुल लखवीर, कोरोना जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत फिलहाल सबके सामने देखने को मिल रही है। अगर पिछले 7 सालों की बात करें तो कोरोना के अलावा और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना यहाँ भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा और कौन कौन से अहम फैसले? पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हर बात के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। सबसे पहले अगर नज़र डालनी चाहिए तो पॉजिटिव पर डालनी चाहिए, और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वाकई में बहुत मजबूत और अहम फैसले इस सरकार ने लिए हैं। सबसे बड़ी बात है अमित शाह को संगठन से लेकर सत्ता की तरफ लेकर आना और उसके बाद में आंतरिक मामलों में बड़े और कड़े फैसले होना, ये वाकई में बहुत मुसीबत भरा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से उसको डील किया। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करना कोई हंसी खेल नहीं था प्रीति, क्योंकि दंगों का डर था, हिंदू मुस्लिम विवाद होने का डर था, विपक्षी ताकतों के मजबूत होने का डर था, लेकिन संसद से कानून पारित हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता ने माना और आज अनुच्छेद 370 वहां से समाप्त कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है नागरिकता संशोधन कानून को संसद से पारित करवाना, सड़क पर विरोध तो झेलना, लेकिन बावजूद इसके उसको आम जनता तक ये उसका मैसेज पहुंचाना कि इस कानून से देश के जो मूल नागरिक हैं उनको किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। उसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आना, संसद से पारित करवाना और आम जनता तक और देश के युवाओं तक ये मैसेज देना कि देश को एजुकेट करने में, देश के युवाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मजबूत और अहम योगदान निभाएगी। इसके साथ ही एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरे देश भर में लागू करना, जिसके से ये मजबूती से काम हो पाएगा कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में जो समन्वय स्थापित नहीं हो पाता था, जो योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, वो अब आम जनता तक पहुंच पाएगी और उसका लाभ आम जनता को मिल पाएगा। सबसे बड़ा और अनुकरणीय फैसला राम मंदिर निर्माण का, जिसके लिए वाकई में 70 साल की आज़ादी के बाद हर सरकार के शासन में सभी आम जनता को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को, जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको इंतजार था, उसको प्रशिक्षित किया, एक ट्रस्ट बनाया गया जिसके तहत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और जल्द से जल्द इंतजार देशवासियों को है कि वो राम मंदिर आम जनता के लिए दर्शन करने के लिए खोल दिया जाए। ये ऐसे फैसले वाकई में लेना, बहुत ही मजबूती से डील करना एक मजबूत सरकार के लिए अहम था।
था जिसको मोदी सरकार ने बखूबी निभाया। इसके अलावा अगर बात की जाए 3 नए कृषि कानून जो संसद से पारित हुए, उनका सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त पुरजोर विरोध हुआ। उसके बाद देश के किसानों तक भारतीय जनता पार्टी ने कई माइन्यूट कार्यक्रम चैलेंज किसान चौपाले की, जिसके तहत यह मैसेज दिया गया कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में लाए गए हैं, किसानों का अहित नहीं होगा। विपक्षी ताकतें जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही हैं कि इन कानूनों से किसानों का अहित होने जा रहा है, वो बेहद ही गलत है। किसानों के हित में ये कानून लाए गए हैं और उसके बाद पीएम किसान निधि हर किसान के खाते में पहुंचना, ये बहुत ही अनुकरणीय फैसला था। बहरहाल किसान संगठन अभी भी इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब कहीं ना कहीं 60% ये समझ गई है कि कृषि कानूनों का विरोध किसानों को नहीं है, आड़तियों के और उनके बीच में जो विवाद था वो अब किसानों को ही समझना होगा कि आखिरकार क्या है, क्योंकि किसान संगठन अभी भी गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसके अलावा कोरोना जैसी त्रासदी में लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी देश की सरकार को कि क्या कुछ सौगात दी जा सके। देश की सरकार ने अनुकरणीय फैसला एक बार फिर लिया और आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की। इस आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत के बाद देश के आम जनता तक आर्थिक सहायता भी पहुंचाई गई। पीएम केयर फंड के तहत ऐसी चीजों को देश में मनाया गया, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात हो या फिर अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो, जिससे देश कोरोना की लड़ाई में मजबूती से लड़ पाया। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना त्रासदी में जो काम देश की सरकार ने किया वो इतनी बड़ी आबादी में शायद ही कोई सरकार कर पाती। अब अगर बाएं लौटे मुसीबत पर, तो मैंने बताया आपको कि अहम फैसले, ये इतने अहम फैसले और मजबूत फैसले थे कि अगर कोई मजबूत और अडिग सरकार नहीं होती तो शायद ये देश की धरातल पर नहीं उतर पाते। मुसीबत की अगर बात की जाए तो कृषि कानूनों का विरोध, सीएए का विरोध, ये विपक्ष ने और अन्य संगठनों ने इस कदर उठाया कि देश की सरकार से अब कहीं ना कहीं मोहभंग होने लगा है, क्योंकि कोरोना का जो थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट लगातार वही बात कर रहे हैं कि 7 साल में तमाम फैसले ऐसे लिए गए हैं जिनका विरोध भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कुछ फैसले ऐसे भी है जिसको लेकर लगातार लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से फैसला लिया गया है कि सेवा कार्य के रूप में आज का दिन मनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के आज 7 साल पूरे हो गए हैं और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से यह अपील की गई है कि सभी लोग आज के दिन जश्न न मना के, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए सेवा ही कार्य के रूप में आज के दिन को मनाएं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।